नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वह टॉपिक है हमारे प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण और साथ ही ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, नवीनीकृत स्रोत एवं अनवीनीकृत स्रोत के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। वे साधन जो उपयोगी हों अथवा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी बनाए जा सकते हों, संसाधन कहलाते हैं। यानी वे साधन जो पहले से उपयोगी हों मनुष्य के लिए या फिर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है, तो वे सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन है वे सभी क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे आपका जल हो गया, वायु, मृदा, खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि, ये सभी क्या है? ये आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नवीनीकृत स्रोत और ऊर्जा के अनवीनीकृत स्रोतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं कि जो नवीनीकृत स्रोत है वे परंपरागत स्रोत हैं या गैर परंपरागत स्रोत हैं, और साथ ही जो अनवीनीकृत स्रोत हैं ये परंपरागत है या गैर परंपरागत है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत कौन से होते हैं। तो जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है वे सभी नवीनीकृत स्रोत। बहुत ही सिंपल है, जिनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद वे सब क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत कहलाते हैं। जैसे आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा, मृदा ऊर्जा। यानी एक बार सौर ऊर्जा का प्रयोग हमने कर लिया तो बहुत सारी सौर ऊर्जा है, अनलिमिटेड है, हम उसका बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही अगर पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा का हम एक बार हमने प्रयोग कर लिया तो पवन तो लगातार चलती जा रही है, हवा लगातार चलती जा रही है, तो हम फिर से उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनवीनीकृत स्रोतों के बारे में। तो अनवीनीकृत स्रोत क्या होते हैं? जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है वे सभी क्या कहलाते हैं? जिनका पुनः उपयोग नहीं होता है वे अनवीनीकृत स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। जैसे कोयला है, कोयले से कई सारी ट्रेन्स चलती हैं, तो एक बार अगर कोयला जल चुका है तो उसको दोबारा कोयला नहीं बनाया जा सकता, वो अब जल चुका है यानी वो फिनिश हो गया है। वैसे अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम एक बार हमने गाड़ी में पेट्रोल डाला और अगर वो उससे गाड़ी चल गई और वो पेट्रोल सारा जो धुआं बन के वायुमंडल में चला गया तो उसे फिर से पेट्रोलियम नहीं बनाया जा सकता, यानी उसका फिर से पेट्रोलियम या डीजल में कन्वर्जन नहीं हो सकता है। यानी ये एक बार प्रयोग होते हैं और दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अनवीनीकृत स्रोत कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि परंपरागत स्रोत क्या होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत स्रोतों के बारे में। जो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं वह लंबे समय से प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। देखो, परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जो परंपरागत रूप से प्रयोग हो रहे हैं, यानी बहुत लंबे समय से लोग उनका प्रयोग कर रहे हैं और बड़ी सरलता से हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला, तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें। पेट्रोलियम हर पेट्रोल पंप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही कोयला भी आसानी से मिल जाता है और प्राकृतिक गैस भी, और कई सालों से लोग इनका प्रयोग भी कर रहे हैं, इसलिए ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। और रही बात गैर परंपरागत स्रोतों की, तो ये स्रोत सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जा रहे स्रोतों के अतिरिक्त स्रोत है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर जो स्रोत हमें दिखाई दे रहे हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, इनके अतिरिक्त ये स्रोत हैं। अगर इनको और सिंप्लीफाई करें तो ये चीज़ें हैं कि ये वे स्रोत हैं जिनका परंपरागत रूप से हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सालों से हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इनका भी कुछ सालों में हमने प्रयोग स्टार्ट किया है, या कई लोग तो इनका प्रयोग करना भी जानते भी नहीं है। तो ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, और साथ ही ये जो गैर परंपरागत स्रोत है ये आसानी से मिलते भी नहीं हैं हमें। जैसे इसमें आता है आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जैव ईंधन, ये सभी ये आसानी से नहीं मिलते, इसलिए गैर परंपरागत स्रोत, और ये आसानी से मिल जाते हैं इसलिए परंपरागत स्रोत। और इसको याद करने की एक ट्रिक अच्छी से मैं बता देता हूँ, देख लीजिए।
अब अपन ट्रिक को समझते हैं कि आखिर ट्रिक है क्या। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिक में आपको ये याद रखना है कि एक पॉइंट तो आपका नेगेटिव रहेगा और एक पॉइंट रहेगा आपका पॉजिटिव। अब कैसे, चलिए देखते हैं इसको। अगर हम बात करें अनवीनीकृत स्रोतों के बारे में, तो अनवीनीकृत स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके होते हैं कोयला, पेट्रोलियम और गैस, यानी इनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो जो अनवीनीकृत स्रोत है, तो ये जो शब्द है अनवीनीकृत, ये सुनने में हमें कैसा लग रहा है, तो ये सुनने में हमें लग रहा है नेगेटिव, अनवीनीकृत। तो इसके साथ एक पॉजिटिव शब्द जुड़ेगा, यानी परंपरागत। यानी परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो वही कोयला, पेट्रोलियम और गैस। अब बात करते हैं नवीनीकृत स्रोतों के बारे में। तो नवीनीकृत जो शब्द है सुनने में पॉजिटिव लग रहा है। नवीनीकृत कौन कौन से होते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो इसके साथ एक नेगेटिव शब्द जुड़ेगा और वह है गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत कौन से होते हैं, वही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। यानी अगर नवीनीकृत है तो उसके साथ गैर परंपरागत, और अगर अनवीनीकृत है तो उसके साथ परंपरागत। यानी एक पॉजिटिव पॉइंट प्लस एक नेगेटिव पॉइंट जुड़ेगा, और यही जो है आपकी अच्छी सी ट्रिक है ताकि आप इसको अच्छे से याद रख सके। एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट इसके साथ जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं वो सभी लिमिटेड है, वो एक सीमित मात्रा में है, लेकिन उनका प्रयोग अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा है। तो किस तरह से हम उनका संरक्षण कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधनों का सीमित उपयोग करके। यानी जितने भी संसाधन हमारे पास हैं उनका लिमिटेड उपयोग करके और कम से कम उपयोग में अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश की जाए, ऐसी तकनीक का विकास की जाए। एक तो इस प्रकार से हम संसाधनों की सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही जनसंख्या वृद्धि पर रोक। संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि अधिक से अधिक लोग बढ़ रहे हैं और उनकी मांग बढ़ रही है। लोग इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जनसंख्या में तेज़ी से लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो यदि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा दी जाए तो संसाधनों का संरक्षण संभव हो पाएगा। अब हम बात करते हैं वनोन्मूलन पर नियंत्रण। यानी हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो वन हैं वे सभी एक बहुत बड़े प्राकृतिक स्रोत हैं इस पृथ्वी के। तो यदि उन्हें ही नहीं बचाया गया तो हम संसाधनों का संरक्षण नहीं कर पाएंगे। इसलिए संसाधनों का संरक्षण करने के लिए ज़रूरी है कि हमें वनोन्मूलन यानी वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उस पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही हम बात करते हैं पौधारोपण। एक तरफ तो हमें वनोन्मूलन यानी वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी है, प्लस हमें अधिक से अधिक ट्री प्लांटेशन करना है, अधिक से अधिक पौधे लगाने हैं, ताकि उससे क्या होगा कि अधिक से अधिक वृक्षों की मात्रा बढ़ेगी इस पृथ्वी पर और तापमान भी नियंत्रित रहेगा, तापमान संतुलित रहेगा और इस प्रकार से संसाधनों की सुरक्षा हम कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग। रासायनिक उर्वरकों से पृथ्वी को हानि होती है, साथ ही हमारी प्रकृति को हानि होती है और प्राकृतिक संसाधनों को भी गहरी क्षति पहुंचती है। तो संसाधनों के संरक्षण के लिए रासायनिक उर्वरकों को कम से कम प्रयोग करना उचित रहेगा। इसके साथ ही जैविक कृषि को बढ़ावा देना, यानी रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग करना, ठीक है, रासायनिक कीटनाशकों की जगह जैविक कृषि को बढ़ावा देना और इसे आगे बढ़ाना। इस प्रकार से संसाधनों की सुरक्षा की जा सकती है। आगे शिक्षा का प्रसार, यानी जो बच्चे हैं उन्हें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताना, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के उन्हें उपाय बताना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रति उन्हें जागरूक करना, साथ ही उन्हें संसाधनों का कम से कम प्रयोग करना, उनका कम से कम प्रयोग व अधिक से अधिक लाभ उठाना, ये सिखाना। ये सारी चीज़ें शिक्षा के प्रसार के अंतर्गत शामिल हैं। साथ ही बच्चों को तो स्कूलों में ये बातें सिखा दी जाएंगी, लेकिन बड़ों के लिए जो प्रौढ़ है उन सभी के लिए जागरूकता अभियान चलाना, उन्हें संसाधनों के प्रति जागरूक करना, उन्हें इस बात की जानकारी के देना कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं वो सभी सीमित है, लिमिटेड है और उनका कम से कम प्रयोग करना तथा उन्हें अधिक से अधिक लाभ उनसे उठाना, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें भी हम ये संसाधन दे पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये संसाधन हम ही ख़त्म कर दें और आने वाली पीढ़ी को ये संसाधन मिले ही ना। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी पर उपस्थित प्रमुख संसाधनों के बारे में कि कौन कौन से प्रमुख संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेस, वन संसाधन यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेस, खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेस, खाद्य संसाधन यानी फूड रिसोर्सेस, महासागरीय संसाधन यानी ओशन रिसोर्सेस, मत्स्य संसाधन यानी फिश रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेस, मृदा संसाधन यानी सोइल रिसोर्सेस। तो ये जो सारे संसाधन है ये इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही आज का मेरा CTA यानी कॉल टू एक्शन यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।